में आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जलवायु। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक दो क्वेश्चन यहां से भी बनता है। ठीक है, इसके तीनों ही चैप्टर जो हमने किए, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, तीनों ही चैप्टर जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। थर्ड चैप्टर जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नदियों से रिलेटेड है। ठीक है, वैसे तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वाला चैप्टर जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हम पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो देखेंगे जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे। ओके, कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म में भी रखे हैं, कुछ वैसे पॉइंट्स रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। मौसम और जलवायु के जो तत्व होते हैं जैसे कि तापमान हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, पवन आर्द्रता, वर्षण, ये क्या है, सब एक ही होते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ये हुई है अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक ये मौसम होता है, वैसे किससे हुई है? मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, तो ये याद रखिए किस उसका है, तो अरबी भाषा का है। मॉनसून का अर्थ क्या है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। ठीक है, भारत की जलवायु को कैसी जलवायु कहा जाता है? मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? इस प्रकार की जलवायु जो है ये मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। ठीक है, तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, याद रखिए। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 प्रमुख कारक हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु है वो 6 कारकों पे जो है डिपेंड करती है। और कौन कौन से है वो कारक? वेट, तो वो कारक हो जाएंगे, अक्षांश हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, वायु दाब हो जाएगा एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी हो गई, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। ये 6 प्रमुख कारक है किसी भी जलवायु को नियंत्रित करने वाले। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। महासागरीय धाराएं जो हैं ये समुद्र से तट की ओर, जो समुद्र से तट की ओर चलने वाली जो हवाओं हैं उन जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा जो है वो समुद्र से तट की ओर हो तो वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। देखिए, देश का लगभग आधा भाग यानी कि कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय। देखिए कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए इंडिया है और इसका जो ये कर्क वृत्त है, कर्क के ऊपर का जो भाग है ये उष्ण कटिबंधीय है, मतलब जो इस लाइन के पास है बिल्कुल, और उससे ऊपर का जो भाग है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। इसके लिए आप जो एक बार 6 to 8 जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना वो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा कि उष्ण कटिबंधीय क्या है और उपोष्ण कटिबंधीय क्या है, क्योंकि इसमें क्या किया गया है 6th से लेकर 8 तक बिल्कुल स्टेप वाइज समझाया गया है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, उपोष्ण कौन सा है। ये सारी चीजें जो आप वहां से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, जिसको नहीं पता है। ठीक है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? लगभग 6000 मीटर है। भारत का जो तटीय क्षेत्र है वो भी विशाल है, जहां पर अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर है। ठीक है, भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसम अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। वायु दाब एवं धरातलीय पवनी, ऊपरी वायु परिसंचरण, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। एक इसमें टर्म आई थी कोरियोलिस बल, ये क्या होता है? देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण क्या होता है? पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहां से। वो पूछ सकते हैं कि किस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं, तो वो होता है कोरियोलिस बल, और इसे साथ साथ फेरेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहां से। ठीक, चलिए आगे देखते हैं जेट धारा क्या होती है। जेट धारा जो है एक संकरी पट्टी में सौभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली जो पश्चिमी हवाएं होती है वो होती है जेट धारा, जिनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं की जो है पहचान की गई है, उनमें सबसे स्थिर है मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं। तो जेट धाराएं क्या होती हैं? 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं। ठीक है,
देखिए जेट धाराएं जो है लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिम जेट धारा भी जो है कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी जेट धारा जिसे उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में ये प्रवाहित होती हैं। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध किससे है? एलनीनो से। एलनीनो क्या है, ये पूछा जाता है एलनीनो क्या है, तो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एलनीनो का नाम दिया गया है। ठीक है, तो गर्म जलधारा या पेरू जलधारा के स्थान पर जो नाम दिया गया है वो क्या है? एलनीनो। एलनीनो क्या एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एलनीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है। मासिन राम आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। मासिन राम जो है ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है? मासिन राम में होती है, तथा यहाँ की स्टेल्केगमाइट और स्टेल्केटाइट ये गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है मासिन राम। ठीक है, तो याद रखिए कौन सी गुफा है दो? स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, यही थी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बाकी क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है? तो अभी पढ़ा हमने सबसे अधिक वर्षा विश्व की कहां पर होती है? मासिन राम में होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदान है वहां पर जो पवनें होती है उन्हें क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछते हैं। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट देते हैं, भारत में मानसून का आगमन कब से होता है? तो भारत में मानसून का आगमन होता है जुलाई के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता? शीत ऋतु की विशेषता बताने की भारत में कौन सी है? तो देखिए शीत ऋतु क्या होती है? गर्म दिन होते हैं और ठंडी रातें होती हैं। ठीक है, शीत ऋतु की विशेषता क्या होती है? गर्म दिन और ठंडी रातें। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु किसे कहते हैं? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक समयावधि यानी 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं का कुल योग क्या है? जलवायु है। ठीक है, तो एक जो लंबे समय तक जो रहता है मौसम वो क्या है? जलवायु कहलाती है। मानसून क्या होती है? मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन क्या है? मानसून है। मौसम और जलवायु के अवयव कौन से हैं? तापमान है, वायुमंडलीय दाब है, पवन है, आर्द्रता है और वृष्टि है। ओके, आगे देखिए, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है? इसके रीजन क्या है? क्योंकि भारत 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। भारत का उत्तर की ओर आधा भाग उपोष्ण क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनी जो है बहती हैं। यहाँ दाब और स्थीय पवने, उपरितन संचार, पश्चिमी विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दशाएं। यहाँ एल नीनो दक्षिण दोलन की घटना जो है सक्रिय रहती है। ठीक है, इस कारण जो है भारत की जलवायु मानसूनी है। ओके, भारत के कौन से स्थान में विश्व की अधिकतम वर्षा होती है? तो असम राज्य के मासिन राम में। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धारा और उच्चवच लक्षण आएगा। ये गलत लिखा हुआ, उच्चवच लक्षण। भारत में जलवायु संबंधित मौसमी अवस्थाएं किन वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं? तो किससे संचालित होती है? वायुदाब और धरातलीय पवनों से, ऊपरी वायु परिसंचरण से और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से। कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। जेट धाराएं कितने डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच। जेट धाराएं क्या हैं? तो ये सौरमंडल में 12,000 मीटर की ऊंचाई पर प्रभावित पवनें हैं। और ये भारत की जलवायु को किस तरह प्रभावित करती हैं? ये अत्यधिक ऊंचाई पर बहने वाली पश्चिमी जेट पवनें। ग्रीष्म में इनका वेग इतना होता है और शीत ऋतु में इतना होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। ये पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न करती है। जेट धाराएं जो है क्या उत्पन्न करती है? पश्चिमी विक्षोभ। और इसी कारण जो है शीत ऋतु में भी भारत में वर्षा होती है उत्तर पश्चिमी में। ठीक है, इन्हें उपोष्ण जेट धाराएं भी कहा जाता है।
जेट धाराएं क्या, एक संकरी पट्टी में स्थित सौम मंडल अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं हैं। पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ क्या है, सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिम चक्रवातीय विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण आते हैं, इन्हें पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। तो देखिए ये क्या होता है, विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत ग्रत एवं न्यून दाब के क्षेत्र को ये अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। एल्निनो किसे कहते हैं, तो ठंडी पेरू जल धारा के स्थान पर स्थायी तौर पर गर्म जल धारा के विकास को एल्निनो कहा जाता है। भारत में जलवायु का आगमन कब होता है, तो जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर के बीच में। काल बैसाखी किसे कहते हैं, देखिए तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है, इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण इसे काल बैसाखी कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ क्या है, ये पश्चिमी और पूर्वी जेट धाराओं द्वारा लगाए गए विक्षोभ हैं, ये देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में अपना प्रभाव डालते हैं। ओके, आगे देखिए भारत के द्वीप समूहों में वर्षा कब होती है, तो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में या मई माह के प्रथम सप्ताह तक वर्षा प्राप्त करते हैं। द्वीप समूह जो है ये अप्रैल से शुरू होकर मई तक रहती है। ठीक है, तो बस यही थे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक तो इसमें एल्निनो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जेट धारा किस अक्षांश के बीच है। ओके, और एक बार जलवायु और मौसम पूछ लेते कि जलवायु क्या है और मौसम क्या है। ठीक है, तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसमें याद रखिए।